हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट रैंक सिक्योर। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैं आपकी एजुकेटर पायल गुप्ता और हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें श्री राम इकॉनमी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करेंगे, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट कीज कवर होंगी। तो जो हमारा चैप्टर 1 है वो है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। जो टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं वो सब आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमी देखो एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें लोग आपस में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्टॉक किया जाता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कुछ चीज़ों का ट्रेड किया जाता है और फिर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। इन सारी सर्विसेज को कंबाइन करके हमारी जो सोशल एक्टिविटी होती है उसको इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसे ग्रीक वर्ड ओइकोस से लिया हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड, स्टेट, यानी कोई भी एक कम्युनिटी। और नोमोस का मतलब होता है नॉर्म्स एंड लॉज। मतलब क्या हुआ, जब कोई फैमिली, जब कोई कम्युनिटी आपस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में बंध के कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ ट्रेड करती है, कंजम्पशन किया जा रहा है, उस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स शब्द खुद ही अपने आप में बता रहा है कि उसका मतलब क्या है। आगे समझते हैं जो अगली टर्म्स हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है। मतलब आप क्वांटिफाई, यानी आप किसी चीज को गिन सकते हो, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसमें क्या होगा, दो टाइम फ्रेम है, मान लीजिए ए टाइम फ्रेम एंड बी टाइम फ्रेम। ए मैंने समय मान लिया 2017-18 का 2017-18 और बी मैंने मान लिया 2018-19। अब मान लीजिए 2017-18 में 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, 2018-19 में 120 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाया जाएगा। इन केस अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो डी ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ नहीं है, वो डी ग्रोथ है, हम नेगेटिव में चले गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक क्वालिटेटिव टर्म है जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्वालिटी देखी जाती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है। इन सब चीज़ों का क्वालिटेटिव स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने क्लास +2 में पढ़ा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूं कि मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मीजो क्या होता है। मैक्रो जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब एक बड़े स्केल पे। माइक्रो क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, एक बहुत छोटे लेवल पे। और मीजो क्या है? जो ना तो बहुत ज्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा। तो मैक्रो क्या है? पूरी इकोनॉमी को, मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, हम क्या कर रहे हैं, पूरे भारत का जिक्र कर रहे हैं, एक लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट। अगर मैं बात कर दूं कि एक इंसान के लिए, यानी एक कंज्यूमर के लिए महंगाई का क्या मतलब है, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो ना तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ना ही केवल एक यूनिट की बात कर रहा है। ये इन दोनों के इंटरमीडिएट कोई शब्द है जिसको मीजो इकोनॉमिक कहा जाता है। यहाँ पे मैंने देखो एग्जाम्पल आप लोगों को मेंशन करके दिखाए हैं कि नेशनल इनकम पूरे वर्ल्ड की होगी, नेशनल इनकम, तो इसलिए ये एक मैक्रो लेवल पे चीज मानी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की होगी, पूरे देश की होगी, मतलब स्मॉल स्केल पे नहीं होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। इसी तरह इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड पॉवर्टी, ये सब मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है कि पर्सन ए की इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने से उसका डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे केवल एक पर्सन की बात की जा रही है और उसका इफेक्ट मार्केट पे देखा जा रहा है कि एक पर्सन की इनकम बढ़ने से उसने कितनी डिमांड बढ़ाई है। वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, क्योंकि वहां पे आप कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी एक यूनिट, एक इंसान की बात कर रहे हो।
मीजो क्या है, मैंने ये कह दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं उसी की बात करें, यहाँ पे हमने एक इंसान की इनकम बढ़ने से बात कर दी। यहाँ पे मैं अगर यूं कह दूं कि भारत के अंदर विमेंस की इनकम बढ़ रही है, और विमेंस की इनकम बढ़ने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, हमने यहाँ पे ना केवल एक व्यक्ति की बात की है, ना हमने पूरे देश की बात की है, हम यहाँ पे एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हमने सिर्फ वुमेन्स को देखा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की केवल वुमेन्स की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो गई, इसलिए वो ना तो मैक्रो रहा ना ही बहुत ज्यादा माइक्रो रहा, वो क्या हो गया, मीजो इकोनॉमी का कंसेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जैसे ऑटोमोबाइल की सेक्टर की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेक्टर चूज कर लिया है, ठीक है, तो वो मीजो इकोनॉमी का कंसेप्ट हो जाएगा। मैक्रो एट वेरी लार्ज स्केल, माइक्रो एट वेरी माइन्यूट स्केल, वेरी स्मॉल स्केल, मीजो इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। अब देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी एक टर्म आपके नोट्स में गिवन है। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि इसके अंदर ही दोनों शब्द छिपे हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, इसके अंदर पॉलिटी भी आ गया और इसके अंदर इकोनॉमी भी आ गया। कहने का मतलब क्या है, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं वो इकोनॉमी को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल एजेंडाज तैयार करती है गवर्नमेंट, उसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, और इस तरह के इकोनॉमी के स्कूल को ही पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म क्या है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो सरकार ने लिया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखो इकोनॉमी पे कैसे पड़ा, एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, एम्प्लॉयमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, मनरेगा पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के डिमांड एंड सप्लाई पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। लैंड रिफॉर्म्स तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन इस पॉलिटिकल डिसीजन से कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडाज तैयार किए जाते हैं इकोनॉमी को देख के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो टर्म है हमारी, दैट इज ग्रीन इकोनॉमिक्स। ग्रीन मतलब जो सस्टेन्ड रहे हमेशा के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, हम देश के अंदर ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कॉस्ट पे, नेचर को कॉस्ट पे रख के। हमने बहुत सारे ट्रीज बर्न कर दिए, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है एंड मैनी मोर। तो अब ग्रीन इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा स्कूल है इकोनॉमिक्स के अंदर ही जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को चेक किया जाएगा। मतलब आप स्टेप्स तो उठाइए डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए, लेकिन वो स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट को सस्टेन्ड रखे, लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। ऐसा नहीं कि आज आपने बहुत सारे कोल को बर्न करके इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सोसाइटी ग्रो कर दी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चला दी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेचुरल रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन्ड ही नहीं रहेगी। तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी को एनवायरमेंटल तरीके से प्रोटेक्ट रखे और सस्टेन्ड रखे, उस कंसेप्ट को ग्रीन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ग्रीन इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। देखो नीड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमको ज़रूरत ही क्या है, ग्रोथ को चेक करने की, ग्रोथ को मेजर करने की हमको ज़रूरत ही क्या है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यूज़ रेफरल कोड रैंक 10 RANK10। रैंक और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं, 2 ईयर्स के, 1 ईयर्स के, तो आप लेके देखिए, इट इज़ वेरी हाईली बेनिफिशियल। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो नीड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, हम अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, एक क्वालिटेटिव टर्म था। हमने समझा था ना कि एक क्वालिटेटिव टर्म है, सॉरी क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म कैसे समझा था कि 2.2 टाइम फ्रेम में ए और बी में कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों, मतलब क्या है कि जैसे हमारे मार्क्स आते हैं, हमारा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, इसी तरह इकोनॉमी का भी एक रिपोर्ट कार्ड होता है, और इस रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को, देश को खुद का पोटेंशियल पता लगता है, खुद की अचीवमेंट्स पता लगती है, खुद के डेवलपमेंट पता लगता है, खुद की लूप होल्स पता लगता है कि हमको किस जगह कमी है और हमको कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे हमको डेवलप करनी है, कैसे हमको अपनी कमियों को पूरा करना है। टैक्स रेवेन्यू
गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव से कितना टैक्स हमको कलेक्शन मिल रहा है, कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, भविष्य के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, और हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है और कितने और करने की ज़रूरत है, देश के अंदर पॉवर्टी कितनी है और उसको एलिविएट कैसे करें, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना ज़रूरी है, जो एक क्वांटिटेटिव टर्म में होगा ताकि लोगों के लिए समझना वो आसान रहे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो ना रहे। तो ये सब वजह थी। इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए साइमन कुजनेट ने 1930 में नेशनल इनकम का कंसेप्ट दिया कि हम लोगों को अपनी इनकम को क्वांटिफाई करना चाहिए, हमको पता लगाना चाहिए कि भारत की इनकम है कितनी या किसी भी नेशन की इनकम है कितनी और कितनी और हमें अचीव करनी है। तो इस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, देयर इज सो मैनी टर्म्स जिसको हम आज की क्लास में समझेंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीएनपी होता क्या है, एनएनपी क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है दैट इज जीडीपी, और आप क्लास +2 की इकोनॉमी को अगर इसके साथ साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से एक चैप्टर है जिसके अंदर सारा जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है, सब कुछ गिवन है। हम यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब श्री राम इकोनॉमी के नोट से मैंने उठाए हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जिसे इन शॉर्ट जीडीपी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो की टर्म्स है, क्या किया जाता है, जितनी भी टोटल मार्केट वैल्यू आती है किसकी, जितना भी एक साल में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री, उन सब चीज़ों के सम्मिशन को जीडीपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज़ याद रखना कि जब भी जीडीपी निकाली जाएगी या तो वो एक फाइनेंशियल ईयर की निकाली जाएगी या किसी कैलेंडर ईयर की निकाली जाएगी या पर्टिकुलर एक क्वार्टर के अंदर हम जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे। क्या मतलब हुआ, किसी देश के अंदर 1 जनवरी से लेके और दिसंबर तक पूरा ईयर चलता है, इसकी जीडीपी देखी जा सकती है। भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर चलता है मार्च टू अप्रैल, तो अप्रैल टू मार्च सॉरी, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जीडीपी देखी जाती है। और अब बहुत तरीके से उसको और अच्छे से एस्टिमेट करने के लिए जीडीपी को क्वार्टर में देखा जाता है, मतलब एक क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का कितना जीडीपी ग्रो हो रहा है, कितना जीडीपी कम हो रहा है। तो जीडीपी क्या है मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझा दूं। फॉर एग्जांपल, देश के अंदर 10 केजी मैंने मान लिया वीट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। देन मैंने मान लिया कि 25 टैबलेट्स भारत के अंदर बनते हैं। देन मैंने देख लिया कि सर्विसेज का हम कुछ भी ले लेते हैं कि बैंकिंग में 100 रुपीज़ की सर्विसेज प्रोड्यूस कर दी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वीट का प्रोडक्शन हुआ है जैसे 10 केजी, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मैंने मान लिया इसकी मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज़ पर केजी। तो टोटल वीट का प्रोडक्शन कितने का हो गया, 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। सेकेंड, जैसे 25 टैबलेट्स भारत के अंदर प्रोड्यूस हुए, एक टैबलेट की कीमत मैंने मान ली 1000 रुपीज़ है, तो 25 टैबलेट्स की कीमत कितनी हो गई, 25,000। और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमने 100 रुपीज़ की सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। तो जब हम इन सब चीज़ों को सम कर देंगे, इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25,200, ये हमारी जीडीपी निकल जाएगी। हमने क्या किया, देश के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू को सम कर दिया, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको याद रखें, शब्द है यहाँ पे डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक शब्द क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है। इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर मैंने मान लिया कोई ए पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है, कोई बी पर्सन है जो अमेरिकन सिटीजन है, मतलब अमेरिका का सिटीजन है लेकिन भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। जब हम जीडीपी निकालेंगे यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालेंगे, तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कोई इंडियन सिटीजन है या अमेरिकन सिटीजन है या नेपालीज सिटीजन है या किस देश का सिटीजन है। वहाँ पे देखा जाता है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा प्रोडक्शन चाहे वो किसी ने भी किया हो, किसी भी देश के नागरिक ने किया हो, वो सब जीडीपी कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी टर्म है दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी एंड जीएनपी में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। जीडीपी एंड जीएनपी, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो दोनों में फर्क किस चीज का है, डोमेस्टिक का एंड नेशनल का, डोमेस्टिक एंड नेशनल। बिल्कुल मैं लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए डोमेस्टिक, मैंने मान लिया ये इंडिया की बाउंड्री है, मैंने मान लिया ये इंडिया की बाउंड्री है और इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ए बी सी। ए व्यक्ति जो है वो 10 रुपीज़ अर्न कर रहा है, बी व्यक्ति है उसने 20 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है और सी पर्सन ने भी 20 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है। ए व्यक्ति मैंने मान लिया इंडियन सिटीजन ही है, बी मैंने मान लिया यूएसए का सिटीजन था और सी मैं मान रही हूँ जापान का सिटीजन है। अलग अलग देश की सिटीजनशिप हमने ले ली। जब हम निकालेंगे जीडीपी, क्योंकि ये पूरी इंडिया की बाउंड्री है, तो क्या हो जाएगा 20 + 20 + 10 यानी 50 रुपीज़ हमारी जीडीपी निकल आएगी। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल जीडीपी की, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपकी जीडीपी निकली है, जो भी जीडीपी निकली है उसमें से उन सब चीज़ों को माइनस कर देंगे जो फॉरेनर सिटीजन ने हमको प्रोड्यूस करके दिया है, यानी 20 - 20 कर देंगे। वो 20 जो अमेरिकन सिटीजन ने अर्न किया था, वो 20 जो जापान के सिटीजन ने प्रोड्यूस किया था, और टोटल हमारी जीडीपी कितनी थी 50 - 20 - 20 ये हमारी 10 रुपीज़ क्या आ गया है जीएनपी। ये तो हमने वो बात कर ली जो इंडियन टेरिटरी में फॉरेनर सिटीजन रहते थे। अब हम उनकी भी बात करते हैं जो फॉरेन की टेरिटरी में इंडियन सिटीजन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यही उदाहरण आप लोगों के सामने रखती हूँ। ये कुछ हम मान रहे हैं ये अमेरिका की बाउंड्री है। इस अमेरिका की बाउंड्री में कोई पर्सन ए जो इंडियन सिटीजनशिप का है, इंडियन सिटीजन है, और ये ए पर्सन वहाँ पे 10 रुपीज़ अर्न कर रहा है, 10 रुपीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी में से जो 50 रुपीज़ हमने जीडीपी निकाली थी उसमें से माइनस कर दिया था हमने जो ये यूएसए का सिटीजन था, और माइनस कर दिया था उसे जो जापान का सिटीजन था, लेकिन प्लस कर लेंगे उसे जो हमारा इंडियन सिटीजन है लेकिन किसी फॉरेन टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 50 - 20 - 20 + 10 कितनी हमारी जीएनपी आ जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा 20 हमारा जीएनपी आ गया है। हमने क्या किया, जीडीपी एंड जीएनपी में हम क्या कर रहे हैं इसको समझना। जीडीपी एंड जीएनपी में जितना भी जीडीपी था हमने क्या किया, उसमें प्लस कर दिया जो भी इंडियन सिटीजन्स फॉरेन में प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी इनकम फ्रॉम अब्रोड। जितनी भी इनकम हमको अब्रोड से मिल रही थी, जो इंडियन सिटीजन विदेशों में बैठ के इनकम कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, उन सबको ऐड कर दिया और माइनस कर देंगे हम किस चीज़ को, इनकम टू अब्रोड। वो सारा पैसा जो भारत के अंदर बैठ के यानी इंडिया के अंदर बैठ के फॉरेन सिटीजन अर्न कर रहे थे, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड माइनस इनकम टू अब्रोड। और जो ये पूरा कंसेप्ट निकला है, हमने क्या कर रहे हैं, हम नेट निकाल रहे हैं। इसी को ही क्या कहेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट क्यों कहा, क्योंकि जो भारतीय विदेशों में कमा रहे थे उसको हमने प्लस कर दिया, और जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे थे उसे हमने नेगेटिव कर दिया, और हमने नेट इनकम निकाल ली जो हमें फॉरेन से मिल रही है। जीडीपी में हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीएनपी। नेशनल मतलब हमको प्योर नेशनल चाहिए और किसी देश का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन बंदों की, उन व्यक्तियों की प्रोडक्शन जो प्योर भारतीय हैं, जो सिटीजन्स हैं, उसकी प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को जीएनपी कहा जाएगा। तो अब जो जीडीपी है वो जीएनपी से बड़ा भी हो सकता है, जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है, और जीडीपी जीएनपी से छोटा भी हो सकता है। केस डिस्कस करते हैं कब जीडीपी बड़ा होगा, कब जीएनपी बड़ा होगा। तो जीडीपी क्या है,
जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। ऐसा कब होगा? जब आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? आप अपने ज्योग्राफी के अंदर ही सब कुछ करे जा रहे हैं, प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, आपके देश से सिटीजन्स दूसरे देश के अंदर नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, वो लोग जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं खुद के देश के अंदर ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जीडीपी है यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स का आना जाना नहीं और वहाँ के लोग जो है विदेशों के अंदर जाके अपनी कंपनीज लगा नहीं रहे हैं। तो जीडीपी जो है वो बड़ी है जीएनपी इन केस ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये इक्वल भी हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक चाइना की जो जीडीपी और जीएनपी थी वो इक्वल थी, लेकिन आज क्या है, चाइना का जीएनपी बड़ा है, चाइना का जीएनपी ज़्यादा है देन जीडीपी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके कंपनीज, चाइनीज कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो रही है और जीएनपी जो है वो उनका बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है जीडीपी से। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जीडीपी जो है दैट इज ग्रेटर देन जीएनपी। तो सो देयर इज टू टर्म्स, जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। टैक्स हेवन कंट्रीज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई मैंने मान लिया कोई भी टैक्स हेवन कंट्री है, कंट्री ए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, तो सब लोग आएंगे यहाँ पे अपनी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने, अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाने। तो इस देश का जीडीपी जो है वो बहुत कम होगा और जीएनपी जो है वो बहुत जो है वो कम होगा और जीडीपी जो है वो ज़्यादा होगा। तो जीडीपी विल बी लार्जर देन जीएनपी इन केस ऑफ टैक्स हेवन्स नेशन। तो देयर इज अ टू टर्म जीडीपी एंड जीएनपी, डोमेस्टिक एंड नेशनल। आगे बढ़ते हैं। दोनों में से बेहतर कौन है, दोनों में से बेटर कौन है, जीडीपी है या जीएनपी है? देखो जीडीपी को बेटर माना जाता है। क्यों जीडीपी को बेटर माना जाता है? क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी आपके देश के अंदर जब प्रोडक्शन होगा, खुद के नेशन के अंदर जब प्रोडक्शन होगा, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इन्फ्लेशन को आप मॉडरेट कर सकते हैं, ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा ना इन्फ्लेशन बहुत कम, यानी एक हेल्दी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू यानी जितना भी आज के टाइम में जीएसटी जो है वो यहाँ से ग्रो होगा, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बिल्ड होगा, वो बूस्ट होगा। इंडिया की जो जीडीपी है वो जीएनपी से ज़्यादा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि चाइना की जो जीएनपी है वो ज़्यादा है। वजह क्या है? उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहले एक वक्त ऐसा था जब उनकी जीडीपी और जीएनपी इक्वल थी। उससे पहले एक समय ऐसा था कि उनकी जीडीपी ज़्यादा थी और जीएनपी कम थी। जैसे जैसे चाइनीज़ लोग फॉरेन के अंदर अपनी अपनी एमएनसीज कंपनीज लगाने लगे हैं, तो उस सिचुएशन में जीएनपी बड़ा हो गया उनका जीडीपी से। तो दोनों में से बेटर है जीडीपी। वैसे जीएनपी के भी खुद के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं भारत को। भारत बहुत सारा रेमिटेंस को अर्न करता है। भारत टॉपर है रेमिटेंस में, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है विदेशों से भारत के अंदर आता है। तो ये भारत का जो जीएनपी है उसको बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। और जैसा आप सब जानते हैं कि इंडिया क्लोज्ड इकॉनमी है नहीं, तो कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रेड के अंदर आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से जीएनपी पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और जीडीपी पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जीडीपी जो है वो बेटर है जीएनपी से। उसकी वजह मैंने आपको यहाँ पे बताई। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। हम बहुत सारी टर्म्स देखते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, बहुत सारी टर्म्स हैं जो पूरे नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर आती है। लेकिन इनमें से नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये शब्द इसका मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने तो जीडीपी समझा था, जीएनपी समझा था, देन व्हाट इज दिस एनएनपी? देखो पूरा नाम है इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट ये दोनों सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है।
सिर्फ ग्रोस एंड नेट का डिफरेंस है। ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, देखो एक तरफ ग्रोस है एक तरफ नेट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम नेट पे पहुंच जाते हैं, और इसका वाइसी वर्सा नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो हम ग्रोस पे पहुंच जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था कि जीएनपी क्या होता है। अगर जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें उसे एनएनपी कहा जाता है। यही एनएनपी आपकी नेशनल इनकम होती है, यही एनएनपी आपकी नेशनल इनकम होती है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्स टू जीडीपी लिंक क्या होता है? देखो टैक्स और जीडीपी आपस में कैसे रिलेटेड है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा जीएसटी आने से पहले, एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स किन चीजों पे लिया जाता है? प्रोडक्शन पे। जैसे ही कोई चीज प्रोड्यूस होती है प्रोडक्शन पे एक्साइज टैक्स लिया जाता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एक्साइज टैक्स, आज के दुनिया में मैं कहूं उतना ज्यादा जीएसटी अर्न होगा। अब मान लीजिए प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है, लेकिन टैक्स इंक्रीज नहीं हो रहा, उसको क्या कहेंगे कि जो टैक्स है वो बायोंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो प्रोडक्शन ऐसे एरिया में हुआ जो नॉन टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जहां से टैक्स आने की उम्मीद ही नहीं है, या फिर लोगों ने प्रोडक्शन तो किया है लेकिन टैक्स का इवेजन किया है। इस वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशो कैलकुलेट करना बहुत नेसेसरी होता है कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है, यानी प्रोडक्शन तो ग्रो कर रहा है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब टैक्स बायोंसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। टैक्स बायोंसी क्या होता है? देखो, टैक्स इज सेड टू बी बायोंट इफ द टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली इन रिस्पॉन्स टू राइज इन नेशनल इनकम। क्या मतलब हुआ कि नेशनल इनकम के साथ साथ उसके प्रोपोर्शन में अगर टैक्स का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो टैक्स बायोंट है, अदरवाइज वो टैक्स बायोंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर का उदाहरण लेते हैं, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लें। अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर पे टैक्स होता नहीं है। अब एग्रीकल्चर बूस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है आपकी जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन आपका टैक्स कलेक्शन वो इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर वाले केस में जो टैक्स है दैट इज नॉट बायोंट। अब हम इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी जीडीपी इंक्रीज होगा। यानी एक तरफ जीडीपी इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये काम प्रोपोर्शनेटली हो रहा है तो इस चीज को क्या कहा जाता है कि वो टैक्स जो है वो बायोंट है। जीडीपी और टैक्स दोनों प्रोपोर्शनेटली राइज होने चाहिए, इसको टैक्स बायोंसी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग रेफरल कोड यूज़ करें, रैंक 10 RANK 10। थैंक यू।